नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज नया साल है। इस 2024 का पहला दिन है और इस पहले दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करें और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कराएं इस नए साल में। और हम सभी अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए मेरी पूरी उम्मीद है कि हम सभी इस साल अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपना एक सीट निर्धारित करेंगे, क्योंकि अभी सबको पता है कि इस साल बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और जब भी चुनाव पास में होता है तो वैकेंसी आती हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है। तो ये साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, हर तरीके से मंगलमय। आप स्वस्थ रहो, नौकरी के साथ साथ स्वस्थ रहो, आपके घर परिवार वाले स्वस्थ रहें, ऐसा मैं कामना करती हूँ। तो चलिए, हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर से संस्कृत से प्रश्न बनते हैं और उन 30 नंबर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके के होते हैं वो लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। तो उसी श्रृंखला की कड़ी में आज संस्कृत के व्याकरण के प्रश्न लेकर उपस्थित होती हूँ, जो कि गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और उस गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत जो व्याकरण पूछे जाते हैं वो गद्यांश और पद्यांश से ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि व्याकरण ऐसा चीज़ है कि जो आप पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। बाकी जो गद्यांश पद्यांश के प्रश्न होंगे वो आप वहाँ से ढूंढ कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो है आज के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। और चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रत्यय से प्रश्न बन रहे थे कि प्रत्यय से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और प्रत्यय के जो इम्पॉर्टेंट प्रत्यय हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं उनको लेकर उपस्थित हूँ। तो आज ठग प्रत्यय का 2-3 उदाहरण देखेंगे, बाकी अन्य अनियर, तबियत, ये सब प्रत्ययों को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या हम 41 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि ऐतिहासिका इत्यत्र कः प्रत्यय। ऐतिहासिक इत्यत्र कः प्रत्यय, ऐतिहासिक में क्या प्रत्यय है? क्या इतिहास धन ठक प्रत्यय है? क्या इतिहास धन ठक प्रत्यय है? और क्या इतिहास धन इक है? क्या इतिहास धन इक है? तो इतिहास धन इक, बहुत लोग ऐतिहासिक हो तो इक प्रत्यय जोड़ देंगे हिंदी के तरीके, तो एक प्रत्यय संस्कृत में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। और इतिहास नहीं बल्कि इतिहास होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, 41 के पहले जो ऊपर के प्रश्न दिख रहे होंगे आपको, वो पहले वीडियो में करा चुके थे और कुछ कारणवश हमको वीडियो बहुत जल्दी रोकना पड़ गया था, तो कल 40 प्रश्न हो पाए थे और बाकी के प्रश्न बच गए थे, वो आज हम लोग हल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 42 पर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा कि दर्शनीयानि इत्यत्र कः प्रत्ययः। दर्शनीयानि इत्यत्र क्या प्रत्ययः? दृश्य धातु अनियर प्रत्यय, दृश्य धातु अनीय प्रत्यय, दृश्य धातु अनियानी प्रत्यय और दृश्य धातु अनियर प्रत्यय। अब देखिए, दर्श, ये जो आपको दिख रहा है धातु, ये कोई धातु नहीं होती। सबसे पहले तो आप ये काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कट गया। हमने बताया कि प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले जो गलत प्रश्न है उनको काटिए, तब आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढने में थोड़ा आसानी होगी। उसके बाद देखिए, दृश्य धातु तो होती है, तो देखिए तीनों में दृश्य धातु है, तीनों यानी कि ठीक है। अब प्रत्यय हमको देखना है, तो अनीय कोई प्रत्यय नहीं होता, बल्कि निय अनीय शेष बचता है ना। तो इसको जो है, इसको भी काट दीजिए। और अब देखिए सी नंबर ऑप्शन है, दृश्य धन आनियानी, तो आनियानी भी कोई प्रत्यय नहीं होता, दृश्य धातु तो ठीक है, तो ये भी काट दीजिए। अब आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अनीय शेष बचता है। इसका रा जो होता है ये हलंत होने के कारण, नीचे हल लगने के कारण इसका लोप हो जाता है और अनीय शेष बचता है। जब ये धातुओं के साथ जुड़ता है तो इसका अनीय शेष मतलब जो है जोड़ा जाता है। जैसे दृश्य है तो क्या होगा? दर्शनीयानि। अच्छा, दर्शनीयानि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला जो ये आपका चलता है, वो आपको जो है एक वचन और द्विवचन का जो आपका रूप चलता है, तो उस तरीके से ये दर्शनीयानि बहुवचन में रूप बना हुआ है, ठीक है। तो ये रूप बना हुआ है। वैसे दर्शनीय जो है, जो इसका बनता है अनियर प्रत्यय जोड़ने पर देशात में दर्शनीय बनता है, लेकिन बहुवचन में दर्शनीयानि बनेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। रच धातु में तब्यत किम समीचीनम। रच धन तब्यत किम समीचीनम। यहाँ कहने का भाव है कि रच जो धातु है इसमें तब्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या समीचीन होगा, क्या उचित होगा, यानी कि क्या सही रूप बनेगा? रचितव्यम बनेगा, रक्षितव्यमत या रक्षितव्यत या रक्षितव्यानि।
क्या सही बनेगा? तो रचितव्यम्यत, देखिए ये दो आपका ऑप्शन नंबर बी और रचितव्य, ये भी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों देखिए पढ़ने से ही गलत लगने, सबसे पहले इसको काट दीजिए। अब आपका ऑप्शन बचता है रचितव्यम या रक्षतव्यानि, तो आपका क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए रक्षितव्यम बनेगा। रचितव्य शेष होता है तो तव्य में इसका जो है सही रूप बनेगा। अब रक्ष धातु है, अब इसमें हमने क्या बताया है कि जो तबियत प्रत्यय होता है ना, तबियत, इसका तब विशेष बताइए। ये जो ता है ये हलंत होने के कारण इसको हजा दिया जाता है। जब धातु के साथ जुड़ता है तो इसमें सिर्फ तब्य ही जुड़ता है और ता नहीं जुड़ता है, तो रचितव्यम आपका रूप बनेगा रच धातु में तबियत प्रत्यय जोड़ने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि रेवती धन ठग प्रत्यय, रेवती धन ठग प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है? तो ठग प्रत्यय का होता है ना, ठग प्रत्यय का क्या शेष बचता है का? तो देखिए रेवत शेष बनेगा, या रेवता ठक बनेगा, या कि रेवतिका बनेगा, अथवा एरावता बनेगा। तो रेवती में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा रूप? अभी सामाजिक वाले पढ़े थे कि रेवती में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या रूप बनेगा? तो रेवती में ठक प्रत्यय जोड़ने पर आपका रूप बनेगा, क्या रूप बनेगा? रैवितिका। देखिए सामाजिका, इका ऐसे होता है ना, तो ठक प्रत्यय में इका। सामाजिका आपने देखिए ऐतिहासिका या ऐतिहासिकम, इसमें देखिए आप ठक प्रत्यय ही जुड़ा हुआ है। तो रेवती में रैवतिका शेष आपका बचेगा, मतलब रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि श्रीमत इत्यत्र कह प्रत्यय। श्रीमत इत्यत्र क्या प्रत्यय? यत् प्रत्यय, गण प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, मतु प्रत्यय। यत् प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय, तुमन अथवा मतु प्रत्यय, क्या प्रत्यय होगा? तो देखिए तुमुन तो है नहीं, क्योंकि तुमुन में तुम शेष बचता है, ठीक है, ये नहीं है आपका। देखिए उसके बाद आपका आता है आपका यत प्रत्यय में भी नहीं है, ठीक है, और आपका ण्यत है तो ण्यत भी नहीं है, बल्कि आपका क्या है? आपका मतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। तो मत जो है इसमें शेष बचता है, ऊ का भी लोप हो जाता है, मस्त शेष बचता है। तो श्रीमत में आपका कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है गुण धन वतुप, गुणवत, गुणी, गुणवतु, गुणज्ञ। गुण धातु में, गुण शब्द में, धातु नहीं है शब्द है, गुण शब्द में वतुप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? गुणवत बनेगा, गुणी बनेगा, गुणवतु बनेगा, गुणज्ञ बनेगा। देखिए गुणज्ञ भी काट दीजिए, क्योंकि वतुप है तो आप जाहिर से मानिए इसमें पा का लोप हो जाएगा, वत बन सकता, वत बनने के चांस ज़्यादा है। तो देखिए वतु, गुणवतु, ठीक है। अब गुड़ी भी नहीं बनेगा, वतु प्रत्यय जोड़ेगा तो वत या तो ऊ का लोप हो जाएगा, तो वत ही शेष बचता है आपका, ठीक है। गुणवतु ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गुण धातु में वतु प्रत्यय जोड़ने पर आपका क्या बनेगा? गुणवत रूप बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि आजा इत्यत्र कहा प्रत्यय। आजा में क्या प्रत्यय है? जा प्रत्यय, टाप प्रत्यय, आ प्रत्यय अथवा टाप प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय देखिए आजा जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्री प्रत्यय का ही होता है। टाप, डाप, डीप, डीस ये सब स्त्री प्रत्यय बनाते हैं। तो आजा में कौन सा प्रत्यय है? आपका टाप प्रत्यय है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि टाप प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, तो स्त्री रूप प्रदान करने वाला प्रत्यय है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 गायक धन टाप। आप देखो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाएगा, अभी स्त्रीलिंग बनाएगा गायक को, तो क्या होगा? गायक धन टाप में प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या होगा? गायक धन टाप में गायिका बनेगा कि गायटका बनेगा कि गायिका बनेगा कि गायिका? तो गायिका बनेगा आपका। कौन सा शब्द बनेगा? गायिका, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो टाप प्रत्यय होता है या डाप प्रत्यय होता है या डीप प्रत्यय, डीस प्रत्यय है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाता है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि देवत धन डीप प्रत्यय। देवत में डीप प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा?
डीप देखें क्या करता है, स्त्रीलिंग बनाता है। देवटी बनेगा, टेवटिका बनेगा, देवटी बनेगा, अच्छा देवी बनेगा। तो देवटी देखने में भी अशुद्ध लग रहा है, देवटिका ये भी अशुद्ध, देवटी ये भी अशुद्ध, बल्कि देवी स्त्रीलिंग का शुद्ध शब्द है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है त्रिलोकी इत्यत्र कः प्रत्यय। त्रिलोकी इत्यत्र कः प्रत्यय? डी प्रत्यय, डीन प्रत्यय, ई प्रत्यय अथवा ई प्रत्यय, क्या प्रत्यय है? अच्छा, डी प्रत्यय क्या करता है? डी प्रत्यय पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाता है, तो त्रिलोकी जो है तो वो तो स्त्रीलिंग वाला शब्द है नहीं, तो इसमें डी प्रत्यय है नहीं। सबसे पहले यही काट दीजिए, ठीक। एक सेकंड, क्या है? त्रिलोकी, त्रिलोकी, ओके ओके ओके। अच्छा, डीन प्रत्यय, इन प्रत्यय, ई, हाँ डीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आपका? डीप प्रत्यय है। त्रिलोकी ऐसा शब्द है जिसमें डीप प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंफ्यूज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है मृदु में ड्रीस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मृदा बनेगा, मृदवी बनेगा, मृदी बनेगा, मृदवी बनेगा, मृदवी बनेगा, मुदी बनेगा अथवा मुदवी बनेगा। तो डीस प्रत्यय भी स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करता है, तो डीस प्रत्यय जोड़ने पर मृदवी बनेगा। क्या रूप बनेगा? मृदवी। एक मृदु होता है, एक मृदवी होता है। मृदु पुल्लिंग शब्दों के लिए और मृदवी स्त्रीलिंग बनाता है, ठीक है। स्त्री लिंग मतलब स्त्रियों के संबंध में कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 52। सूर्य में डीस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सूर्या, सूरी, सूरी, सूरई। तो सूरई कोई शब्द नहीं होता, सबसे पहले ये काटिए, ठीक है। सूरी आपका कोई शब्द नहीं होता। सूरी, सूरी भी देखिए स्त्रीलिंग में सूरी क्या कहते हैं? स्त्री को किसी, नहीं ये भी काट दीजिए। सूर्या, सूर्या तो पुल्लिंग का रूप अर्थ दे रहा है, तो सूर्या भी नहीं होगा। सूर्य देखिए स्त्रीलिंग का अर्थ दे रहा है, और सूर्य शब्द में डीस प्रत्यय जोड़ेंगे तो सूरी शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 53 और लास्ट सेकंड है आज का प्रश्न। मृदवती इत्यत्र कहा प्रत्यय। मृदवती में कौन सा प्रत्यय लगा है? कत प्रत्यय लगा है, वतु प्रत्यय लगा है, कत्वतु लगा है या मतुप लगा है? तो सबसे पहले देखिए कत प्रत्यय जो है वो धातुओं के साथ जुड़ता है, कत्वतु प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ता है। तो यहाँ तो देखिए मृद धातु है नहीं, कोई शब्द है, तो ये दोनों सबसे पहले काट दीजिए। ना इसमें कत है ना कत्वतु है, ठीक है। ना इसमें कत है और ना ही आपका क्या है? कत्वत। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मृतवती, अच्छा मृतवती। चलिए फिर से देखते हैं। तो कत, देखिए कत प्रत्यय कत्ता शेष बचता है, तो यहाँ पे वती लिखा है। तवत, तवत यहाँ पे शेष बच रहा है ना, यहाँ पे तवत शेष बच रहा है, और तवत से फिर स्त्रीलिंग हो गया है, तो देखिए कत प्रत्यय है नहीं। वतुप, वत शेष बचता है इसमें, तो देखिए वत भी नहीं है बल्कि वती है, तो ये भी नहीं होगा। आपका मतुप में मत शेष बचता है, तो मत नहीं बल्कि वत है। तो तवत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तवत शेष बचता है, तवत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तवत। अब देखिए यहाँ पे मृत में तवत जोड़ेंगे तो मृतवत, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मृतवती शब्द बनेगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी तवतु प्रत्यय सही हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसको पहले तवतु प्रत्यय लगा फिर स्त्रीलिंग बनाया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि दृश्य धातु में षष्ठी प्रत्यय, दृश्य धातु उसमें श्रित प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बना? श्रित प्रत्यय का अत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अत। अब देखें, दृश्यत्रि गलत है, दृश्यति गलत है, दृश्यन गलत है, उसके बाद आखिरी में आपका है पश्यन। क्या है? पश्चन। तो हमने हमेशा बताया था जो दृश्य धातु है ना, ये दृश्य मूल धातु तो होती है, लेकिन इसको पस से आदेशित हो जाता है, तो इसका जो रूप चेंज होता है ना, पस में ही चेंज होगा, पश्यति या पश्यत,
इस तरीके से, या पश्चिम इस तरीके से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका पश्चिम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दृश्य धातु में शर्तें जोड़ने पर पश्चिम रूप बनेगा। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृत है। यदि आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों को किस टाइप के प्रश्न चाहिए, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के प्रश्नों का संकलन है। और मैं अपनी सच बताऊं तो अपने की इच्छा के अनुसार जो मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये शायद यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, तो वो मैं, जैसे व्याकरण, मुझे लगता है कि व्याकरण के प्रश्नों को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि लोग गद्यांश पद्यांश के प्रश्न तो उसमें से निकाल ही लेंगे, लेकिन जो व्याकरण का पूछा जाता है वो शायद कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता रहता है, थोड़ा टफ हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो संस्कृत में बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उनको नमन है। और मैं वो और अच्छा करें ऐसे मैं कामना करती हूँ। और जो अभ्यर्थी जो है नहीं कर पाते हैं, जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है, जाहिर सी बात है कि जिस सब्जेक्ट के टच में नहीं रहते उसमें उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने जो है सोचा कि भाई व्याकरण के प्रश्नों को देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप प्रत्यय, संधि, समास, इन सब चीज़ों से परिचित होते चलें। तो यहीं पर चैनल को विराम देती हूँ। और हाँ, आखिरी में जो मैंने कहा था चैनल को कह रही हूँ, यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। और आखिरी में मैंने जो कहा था कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए, तो अवश्य करिएगा। और क्योंकि परोपकार आप उड़े आए, आप परोपकार करिए। आज नया वर्ष भी है और आप आज ही से परोपकार का कार्य करना शुरू कर दीजिए। मजाक कर रहे हैं, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का साल मंगलमय हो, हर तरीके से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपका घर परिवार बना रहे और आप एक नए लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नमः संस्कृत।